थर्मोडायनामिक्स में अभी तक हम लोग बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड्स थ्योरी को पढ़ा। हम लोगों ने वहाँ पर सीखा कि किस तरीके से आप लोग वेरिएबल्स और पोटेंशियल के बीच में रिलेशंस को डिराइव कर सकते हो, रिलेशंस को याद कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आप किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हो, किस तरीके से आप लोग कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखते हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े कि आपके थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट फंक्शन को पढ़ा, पाथ फंक्शन को पढ़ा, कौन से फंक्शन आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, इसको हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ उलर थ्योरम। उसके बाद हम लोगों ने हीट कैपेसिटी को देखा, हीट कैपेसिटी के कुछ फीचर्स को देखा और हम लोगों ने कुल मिलाकर नो रिलेशन देखे CP माइनस CV के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। आखिर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम लोग इसकी पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, आखिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आपसे एग्जाम के अंदर इतने मार्क्स का पूछा जाता है, और आखिर इसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्या इसके जनरल एक्सप्रेशंस है, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डाउट ले लेते हैं। एक कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट देखा था नीलिमा का, जहां पर उन्होंने मुझसे बोला था कि सर प्लीज़ STV को उलर थ्योरम से प्रूव करके दिखाइए कि आपके जो S, T और V हैं वो स्टेट फंक्शन है। तो नीलिमा, अभी तक हम लोगों ने S का फंक्शन नहीं पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने जो S है उसकी कोई इक्वेशन नहीं देखी है। तो अभी हम लोग इस लायक नहीं हुए हैं कि मैं आपको S को स्टेट फंक्शन प्रूव कर दूं विद द हेल्प ऑफ उलर थ्योरम। अभी तक हम लोगों ने एंट्रोपी का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा। लेकिन जब हम लोग एंट्रोपी को पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग उसके एक्सप्रेशन को भी देखेंगे। तो मैं आपको वहाँ पर एंट्रोपी को प्रूव करके दिखाऊंगा कि आखिर उलर थ्योरम से आखिर एंट्रोपी जो है वो आपकी स्टेट फंक्शन क्यों है। लेकिन हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, जहाँ पर आपका P, V और T के अंदर रिलेशन था। दैट मीन्स आप T को भी प्रूव कर सकते हो और V को भी प्रूव कर सकते हो और P को भी प्रूव कर सकते हो। मैंने आपको वीडियो अपने लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको P को प्रूव करके दिखाया था और आपने बोला है कि आपको T को और आपको आपको T को और V को प्रूव करना है उलर थ्योरम से कि वो स्टेट फंक्शन है या नहीं। तो चलिए पहले उसको प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। तो आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट के अंदर इसे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के ऊपर ही रहेगा। तो ये तो 2 लेक्चर आने वाले हैं, इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही मॉडल हैं, 2 ही एक्सपेरिमेंट है। तो जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है और आपके पास क्या है, कार्नोट साइकिल है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेसिक्स पढ़े, हम लोगों ने मैक्सवेल रिलेशन को देखा, थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को देखा, ये जो अपनी चीज़ें पढ़ी है, हीट कैपेसिटी पढ़ी, रिलेशन बिटवीन CP माइनस CV पढ़ा है, वर्क डन निकालना सीखा है आइसोथर्मल के अंदर, एडियाबैटिक के अंदर। तो इन सब चीज़ों की मैं जरूरत आगे ही पढ़ने वाली है और उनसे जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है थर्मोडायनामिक्स से। एक बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, जो बेसिक पार्ट से आता है थर्मोडायनामिक्स के, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक डाउट कर लेते हैं जो उन्होंने मुझसे कहा था। नीलिमा चाह रही थी कि मैं T को और V को, यानी कि T को और V को उलर थ्योरम की हेल्प से क्या कर दूं, प्रूव कर दूं कि ये क्या है, ये जो है वो मेरे क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो जब हमने उलर थ्योरम पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना है कि जो आपका फंक्शन गिवन, जो आपका वेरिएबल गिवन है वो किस किस का फंक्शन है। उसके बाद आपको उसका कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना है और फिर उस कंप्लीट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर फैशन के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी PV = nRT, ये आपको पता है। उसके बाद आप यहाँ से बोल सकते हैं पहले हम T का निकाल रहे हैं, पहले हम किसका निकाल रहे हैं, T का निकाल रहे हैं। तो उसके बाद आपको पता है कि आपका यहाँ से T क्या हो गया, T हो गया आपका PV/nR। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्लोज सिस्टम की, हम लोग क्लोज सिस्टम की बात लेकर चल रहे हैं। तो आपका N क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, R क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपका T है वो फंक्शन है किस किस का, फंक्शन है P का भी और फंक्शन है V का भी। तो यहाँ से मैंने आपको कंप्लीट डेरिवेटिव निकालना भी सिखाया था कि कैसे हम उसको कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो आपका dt होगा वो क्या होगा, dt आपका होगा ∂T/∂P एट कॉन्स्टेंट V इंटू में dP प्लस में ∂T/∂V एट कॉन्स्टेंट P इंटू में dV। तो ये आपका del P का रिलेशन हो गया। लेकिन अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन लीनियर फैशन।
तो लीनियर फैशन में रिप्रेजेंट आप कैसे करते थे, आप इनमें से एक चीज़ को क्या कहते थे, आप इनमें से इसको क्या बोल दो, इसको आप m बोल दो, इसको आप क्या बोल दो, इसको आप n बोल दो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से लिख सकते हो dt इक्वल टू m इंटू में dp प्लस में n इंटू में dv। यहाँ से आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपको दूर वाले के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, पास वाले को पास वाले के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, और अगर उनकी वैल्यूज इक्वल निकल कर आ गई तो इसका मतलब जो आप फंक्शन लेकर चले थे वो फंक्शन आपका क्या है, वो फंक्शन आपका स्टेट फंक्शन है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है दूर वाले को दूर वाले के साथ, दूर वाले को दूर वाले के साथ, m को किससे करोगे, m को पार्शियल करोगे v के साथ, n को पार्शियल करोगे p के साथ, यानी कि आपको निकालना है डेल m बाय डेल v एट कांस्टेंट p। आपको ये प्रूव करना है किसके इक्वल, आपको ये प्रूव करना है डेल n बाय डेल p एट कांस्टेंट v। अगर ये आपकी चीज़ें इक्वल निकल कर आ गई तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है v, वो आपका जो फंक्शन है t, वो क्या हो जाएगा, वो स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आपकी जो m की वैल्यू है वो क्या है। m तो आपका क्या है, m है आपका डेल t बाय डेल p एट कांस्टेंट v। जब मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स बताए थे आइडियल गैस इक्वेशन के, मैंने आपको वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज भी लिखवा रखी है और मैंने आपको ट्रिक बताई थी आप किस तरीके से उसको याद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है v अपॉन में nr, v अपॉन में nr। n को मैं चलो n को आप लेकर चलो, कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत तो देगा नहीं यहाँ पर। तो आपने यहाँ क्या किया, आपने यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू क्या है, v अपॉन में nr, v अपॉन में nr एट कॉन्स्टेंट p, कॉन्स्टेंट p तो मेरा पूरे के साथ है, इंटू में क्या नीचे डेल p एट कॉन्स्टेंट p। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है, तो आपने यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद आपको n की वैल्यू को पुट करना है। n आपका क्या है, n है आपका डेल t अपॉन में डेल v। अगर डेल t अपॉन में डेल v क्या था आपका, मैंने आपको यहाँ पर भी वो चीज़ भी याद कराई थी, ये आपका निकल कर आएगा p अपॉन में nr। आपको इनके डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए आइडियल गैस के लिए तो एटलीस्ट, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी उस हिसाब से आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद नहीं हुई है तो आप ऊपर आई के ऊपर क्लिक कर सकते हो, आप पहुंच जाओगे मेरे पहले लेक्चर के ऊपर और वहाँ पर आप इन चीज़ों को याद कर आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू क्या थी, p अपॉन में nr। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे p अपॉन में nr की, p अपॉन में nr की। उसके बाद नीचे लिखो डेल p अपॉन में एट कॉन्स्टेंट v। तो अब आपका जो फंक्शन है यहाँ पर क्या, आपका कॉन्स्टेंट क्या है, p कॉन्स्टेंट है आपका, यानी कि v जो है वो आपका वेरिएबल रहेगा, r आपका कांस्टेंट होता ही है, n आप कांस्टेंट लेकर यहाँ पर चल रहे हो क्योंकि क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हो। तो 1/nr को आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, 1/nr को आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तो अब आपके पास क्या बचा, dv/dv, क्योंकि जिस चीज़ को आपने कांस्टेंट डिफाइन किया था वो तो फंक्शन के अंदर बचा ही नहीं। अगर वो फंक्शन के अंदर बचा ही नहीं तो फिर डेल लिख के करोगे क्या, आपने उस डेल को कन्वर्ट कर दिया d के अंदर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई। इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका v जो है वो कांस्टेंट है, तो आपका n r जो है वो कांस्टेंट होता ही है, n आप यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चल रहे हो, तो आप क्या करोगे 1/nr को यहाँ से बाहर निकाल दोगे। आपका जो v अंदर क्या बच गया, dp अपॉन में dp। अब आपके पास जो फंक्शन बचा, खाली जो p बचा, उसके अंदर कहीं v है ही नहीं, तो आप डेल लेके करोगे कि आपने डेल को कन्वर्ट कर दिया d के अंदर। तो आपने क्या लिखा, dp/dp, dp/dp क्या हो गया 1 हो गया, dv/dv क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपका निकल कर आ गया 1 अपॉन में nr इक्वल टू 1 अपॉन में nr। जैसे मैंने इस चीज़ को किया है बिल्कुल उसी तरीके से नीलिमा आपका जो v है वो भी प्रूव हो जाएगा उलर थ्योरम से स्टेट फंक्शन। आप एक बार फिर से करके देखिए, अगर आपसे फिर से नहीं होता है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो और मैं आपको फिर से प्रूव करा दूंगा कि आपका किस तरीके से जो v है आखिर वो आपका उलर थ्योरम से स्टेट फंक्शन आपका कैसे प्रूव होता है। तो जिस तरीके से मैंने इसको किया है आपको उसको भी ऐसे ही करना है। आपको क्या यूज़ करना है, आपको pv इक्वल टू nrt का यूज़ करना है। आपको वहाँ से लिखना है कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू nrt बाई p है, r कॉन्स्टेंट n कॉन्स्टेंट। तो v आपका फंक्शन किसका हो गया, v फंक्शन हो गया t और p का, v फंक्शन हो गया t और p का। तो यहाँ से आप लिख सकते हो dv को, आप dv को लिख कर देखिए। उसके बाद आपको लीनियर रिप्रेजेंट के अंदर उसको लीनियर फैशन के अंदर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको वहाँ से m की वैल्यू और n की वैल्यू को याद करनी है, वो मैंने आपको याद करनी सिखाई हुई है, तो वो भी आपको पता है। उसके बाद आपको उस उठा के उलर जो इक्वेशन है उसकी कंडीशन के अंदर आपको उसको पुट कर देना है, और आप वहाँ पर देखोगे कि आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल निकल कर आएगा, और फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका v है वो भी स्टेट फंक्शन है। तो नीलिमा ट्राई कर देखना, अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर फिर से कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका डाउट फिर से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो हमारा है क्या, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और हमने अभी तक जितना भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा है, एक से लेके जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक लिए हैं, उन सभी लेक्चर्स के नोट्स मैंने आपको आज
आज नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे नोट्स जितना भी हमने अभी तक थर्मो के अंदर पढ़ा है इंक्लूडिंग आज का लेक्चर, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से नोट्स ले लेना और हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं क्या, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। तो इसकी बेसिक एप्लीकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इसका यूज़ किसकी वजह से हम क्या कर पाए, इसकी वजह से हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कर पाए, यानी कि हमने गैस को लिक्विफाई करके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे हम लोग लिक्विफाई हर चीज़ को नहीं कर पाते थे, उस टाइम का एक्सपेरिमेंट है ये। वहाँ पर पहली बार हम लोगों ने क्या किया, गैस को लिक्विफाई करना सीखा। और गैस को लिक्विफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए, आज के टाइम पे भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हम लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है गैस को लिक्विफाई करना, वो बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लीजिए आपके पास कोई एक बीकर है, बीकर के अंदर आपके पास 3 ml का 30 ml क्या है, वाटर है। अगर आप इसको वेपराइज करोगे, अगर आपने 30 ml जो कि सिर्फ थोड़े से ग्लास के अंदर आ जाएगा, अगर आप उस 30 ml के पानी को वेपराइज करते हो तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का जो पूरा क्यूब होता है, आपके पास कोई कमरा होगा, वो पूरा की पूरा वेपर से भर जाएगा। इसका मतलब लिक्विड के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर आपका सब्सटेंस बहुत कम वॉल्यूम ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर के क्यूब की, वो बहुत बड़ा क्यूब होता है इन कंपैरिजन टू ए ग्लास। ग्लास के अंदर आप 30 ml पानी को आराम से भर सकते हो। तो अगर उस 30 ml पानी को आपने वेपराइज किया तो जो उसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स जो है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर के कमरे को पूरी तरीके से भर देगा। तो जैसे ही मेरा कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस के अंदर जाता है तो उसके क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जब मैं उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करूँगा तो मुझे बड़े बड़े कंटेनर चाहिएंगे। मान लीजिए अगर आप किसी गैस को, आपके पास 3 ट्रक है, तो आप अगर 10 ट्रक के अंदर गैस भर के लेकर जाओगे, आप 10 ट्रक, आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए किसी सब्सटेंस का, अगर वो गैसेस फॉर्म के अंदर होगा तो आपको 10 ट्रक चाहिएंगे। लेकिन अगर आपको उसको लिक्विफाई कर पाओ तो आधे ट्रक के अंदर भी आपका सारा का सारा सामान आ जाएगा। तो 10 ट्रक की जगह आप सीधे कहाँ तक पहुँच सकते हो, आधे ट्रक तक पहुँच सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपका सब्सटेंस लिक्विड से गैस में जाता है तो उसका वॉल्यूम बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है। आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो क्या होता है, बहुत 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 बड़ा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। तो अगर आपने लिक्विफिकेशन सीख लिया, अगर आपने गैस को लिक्विफाई करना सीख लिया तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और गैस का यूज़, गैस को लिक्विफाई आखिर आपको क्यों करना है, क्योंकि जिस टाइम पे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट आया था उस टाइम पे जितने भी आपके फ्यूल थे वो सारे के सारे किस में थे, गैसियस फॉर्म के अंदर थे। हालांकि आज की डेट के अंदर हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, वो सभी लिक्विड फॉर्म के अंदर ही हैं पहले से। लेकिन जो उस टाइम के फ्यूल थे वो सब किसके अंदर थे, गैस की फॉर्म में थे। अभी आज की डेट के अंदर भी जो हमारे पास बहुत सारे फ्यूल है वो गैस की फॉर्म के अंदर है। गैस के सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर के अंदर हम लोग गैस को भरते हैं, तो उसको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें उसको पहले लिक्विफाई करना आना चाहिए। तो अगर हमारा कोई सी गैस को हम लिक्विफाई कर सके तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका पेपर कंडक्ट कर रहा है CSIR नेट का, NTA वाले ये चीज़ चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट PhD करे गवर्नमेंट कॉलेज से तो उसको पता हो कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है। इसलिए कार्नोट साइकिल और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट से आपको क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना कि आखिर ये है क्या। तो मैंने आपको बताया कि ये किस चीज़ के लिए, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और इसका क्या कर देगा ये, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल, क्योंकि जो जितने भी आपके फ्यूल जो हैं जो गैसेस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको आप पहले लिक्विफाई करो, ट्रांसपोर्ट करने के बाद वापस उसको गैस के अंदर कन्वर्ट कर लो और यूज़ कर लो। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट है क्या, किस तरीके से जो हम गैस को यहाँ पर लिक्विफाई करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेटअप है इस तरीके का, ये किसका सेटअप है, ये जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। और ये सेटअप किस तरीके से हेल्प करता है कि हमारा जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो अगर मैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये बताता है कि हम इस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं या इस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये जो एक्सपेरिमेंट है सिर्फ आपको इतनी नॉलेज देगा कि आखिर हम इस गैस को, जैसे मान लो आपके पास कोई हाइड्रोजन की गैस है, तो क्या आप हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, क्या आप हीलियम गैस को लिक्विफाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस गैस को पास कराना पड़ता है किसके अंदर से, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के सेटअप के अंदर से। अगर उस गैस को आपने जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर से आपने निकाला
और उसके बाद अगर उस गैस ने हीटिंग दिखाई, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, रेस कर गया, उसने क्या दिखाई, हीटिंग दिखाई, इसका मतलब आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर से पास किया और उसने कूलिंग दिखा दी यानी कि टेम्परेचर आपका कम हुआ, तो इसका मतलब उसके चांसेस हैं आप उस गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो जूल थॉमसन ने ये कहा कि अगर कोई भी गैस मेरे सेटअप के अंदर से निकलेगी और मेरे सेटअप के अंदर से निकलने के बाद अगर उसका टेम्परेचर रेज हो गया यानी कि उसने हीटिंग दिखा दी, तो इसका मतलब आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने कूलिंग दिखाई, उसका टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री से गिर गया हो, 2 डिग्री से गिर गया हो या फिर 0.1 डिग्री से गिर गया हो, लेकिन अगर उसने कूलिंग दिखा दी तो इसका मतलब उसके चांसेस हैं आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो। लेकिन अगर उसने हीटिंग दिखाई तो आप उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। तो पूरा सेटअप किया, सारी बातें करी, उसके बाद उसने लास्ट कंक्लूजन क्या दिया, लास्ट कंक्लूजन उसने दिया कि आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है अगर वो सेटअप से निकलने के बाद हीटिंग भी दिखाएगी तो आप उसको भी लिक्विफाई कर सकते हो, बशर्ते आपको अपने सेटअप की कंडीशंस के अंदर चेंज करना पड़ेगा, बशर्ते आपको अपनी सेटअप की कंडीशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। पहले उसने कहा कि अगर मेरी गैस की सेटअप से निकल रही है, अगर उसने पहले कूलिंग दिखाई तभी उसके चांसेस है लिक्विफाई करने के। अगर उसने हीटिंग दिखा दी, उस सेटअप से निकलने के बाद उसने हीटिंग दिखा दी तो आपका जो गैस है उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। लेकिन उसने इस एक्सपेरिमेंट के बाद आते लास्ट कंक्लूजन ले दिया कि आप कोई भी गैस हीटिंग शो कर सकती है, कोई भी गैस कूलिंग शो कर सकती है, यानी कि किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने सेटअप की कंडीशंस को भी चेंज कर सको, बशर्ते आप अपने सेटअप की कंडीशन को भी चेंज कर सको। तो इसने यहाँ पर लिखा एनी गैस कैन शो बोथ कूलिंग और हीटिंग डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी कि ये जो मेरा सेटअप है इसकी क्या कंडीशन है, क्या इसका टेम्परेचर है, क्या इसका प्रेशर है, क्या इसका वॉल्यूम है, इस कंडीशन को अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो कोई भी गैस आपकी लिक्विफाई, कोई भी गैस आपकी हीटिंग शो कर सकती है, कोई भी गैस आपकी कूलिंग शो कर सकती है। अगर आपकी कोई भी गैस कूलिंग शो कर सकती है, अगर आपकी सभी की सभी गैस कूलिंग शो कर सकती है, अगर आपके सेटअप की कंडीशन चेंज करोगे और वो कूलिंग शो कर रही है, इसका मतलब आप उस गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो लास्ट कंक्लूजन ये आया कि आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, एनी गैस कैन बी लिक्विफाई। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट को, आखिर इसकी स्टेटमेंट क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट की। तो स्टेटमेंट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर से भी। तो चलिए समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है हमें जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की। तो ये हमें कह रही है व्हेन ए गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली from high pressure region to low pressure region, the change in temperature with respect to change in pressure at constant enthalpy is known as Joule-Thomson coefficient। तो पहली चीज़ हमें इसके अंदर क्या मिली, पहली चीज़ हमें लगी कि आपकी जो गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। वो गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। कैसे एक्सपैंड कर रही है, एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है, एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। उसके बाद उसने लिखा कि द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि आखिर ये लाइन आपसे कहना क्या चाह रही है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है एंड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू स्टडी इज नोन एज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अब आपने यहाँ पर देखा होगा ऊपर कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपकी गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है एडियाबैटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, यानी कि आपका जो पहला का रीजन होगा प्रेशर का वो ज़्यादा होगा और बाद का क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो कि जो आपका डीपी है वो क्या होगा, P2 माइनस P1। आप यहाँ से कह रहे हो कि आपकी गैस जा रही है हाई से लो में, तो P2 क्या हो गया, लो हो गया, P1 क्या हो गया, हाई हो गया। दैट मीन्स आपका DP माइनस DP, आपका DP क्या हो गया, DP आपका P2 माइनस P1, ये क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया थ्रू आउट द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। यानी कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका DP है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट DP इज नेगेटिव। इस बात को याद रखना कि पूरे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर आप DP को नेगेटिव लेकर चलोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कहा द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो इसका आपने यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो। यहाँ मैंने क्या लिखा, म्यू जेटी को आप रिप्रेजेंट किससे, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट।
ये क्या होगा, ये आपका होगा यहाँ पर लिखा है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, यानी कि डेल टी अपॉन में डेल पी, उसके बाद क्या एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो मैंने क्या कर दिया, एंथैल्पी को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो ये इसका बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है म्यू जे टी का, क्या होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट एच, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। और एक बात आपको यहाँ पर इतनी बताई मैंने कि जो आपका डी पी है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपकी जो गैस है वो कैसे जा रही है, वो गैस एक्सपेंड हो रही है एडियाबैटिकली। अगर आपकी गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर भी गिरेगा, टेम्परेचर भी गिरेगा। मैंने आपको बताया अगर आपकी कोई भी चीज़ एडियाबैटिकल एक्सपेंशन आप ले रहे हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करोगे तो टेम्परेचर कम गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा। अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका फाइनल टेम्परेचर है वो क्या करेगा, जो आपका फाइनल टेम्परेचर है वो कम रहेगा, किससे, इनिशियल टेम्परेचर से कम रहेगा। तो हमने अभी तक क्या बातें करी, हमने अभी तक बातें करी कि जो आपकी गैस है वो आप एडियाबैटिकली उसको एक्सपेंड कर रहे हो फ्रॉम आपकी ट्रेवल कहाँ से कर रही है, वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन के अंदर जा रही है, यानी कि आपका डीपी नेगेटिव है, एक्सपेंड एडियाबैटिकली कर रही है, यानी कि आपका डीटी क्या है, डीटी आपका टेम्परेचर गिरेगा, यानी कि डीटी आपका क्या है, नेगेटिव है, डीपी भी आपका क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद आपने कहा कि जो आपका सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी के ऊपर है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि एडियाबैटिक रीजन, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो आपका डी क्यू होता है वो जीरो होता है, या ना कि एंथैल्पी जीरो होती है। वहाँ पर तो आपकी डी एच की वैल्यू निकल कर आ रही थी। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ रहे थे तो आपका वहाँ पर डी क्यू क्या था, डी क्यू आपका जीरो था, लेकिन आपका डी यू और डी एच दोनों की दोनों जीरो नहीं था। वो क्या था, डी यू और डी एच आपका जीरो नहीं था, वो क्या था, डी यू तो आपका एन सी पी डी टी था, डी एच तो आपका एन सी पी डी टी था, लेकिन वो इक्वल टू जीरो नहीं था। अगर वो इक्वल टू जीरो नहीं था तो आपका प्रोसेस तो एडियाबैटिक है, लेकिन ये कांस्टेंट एंथैल्पी आपने किस तरीके से लिख दी स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर वो सेटअप बनाया कैसे, वो एक सेटअप उसने कैसे बनाया, उसने सेटअप इस तरीके से बनाया कि एंथैल्पी कांस्टेंट हो गई। तो पहले सेटअप को समझते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा आएंगे, फिर म्यूजेटी के ऊपर जाएंगे, उसके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन सेटअप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ प्रोसेस एडियाबैटिक एज वेल एज आइसोएंथैल्पिक मे बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट इनटू कंसीडरेशन। जो आप बुक्स देखते हो, बुक्स के अंदर आपको जो डायग्राम मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। वो डायग्राम वो कैसे मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर बना रखा है इस तरीके का आपको डायग्राम मिलेगा। ये आपके क्या है, ये आपके पिस्टन है, यहाँ पर भी आपकी गैस है, यहाँ पर भी आपकी गैस है, और ये वाली क्या है बीच वाला हिस्सा, ये है पोरस प्लग। इसी एक ऐसा बीच में समझ लो कि वो ऐसी बाउंड्री है जिसके अंदर से आप गैस को आर पार गैस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन वो गैस इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है कि जब आपका यहाँ से प्रेशर लगेगा तभी वो एकदम से यहाँ से रिलीज़ करेगी, यानी कि गैस धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे इस वॉल के अंदर से ट्रांसफ़र हो रही है। आप इसको आपको जो बुक के अंदर है वो कैसे मिलेगा, आपको बुक के अंदर एक ही डायग्राम मिलेगा। अगर आप कोई भी इंडियन ऑथर की बुक उठाओगे तो आपको उसके अंदर सिर्फ एक डायग्राम मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करो कि जो जूल थॉमसन ने जो रिसर्च पेपर के अंदर दिया था डायग्राम को, वहाँ पर उसने 3 डायग्राम दिए थे। 3 डायग्राम जो दिए थे उसने यहाँ पर 3 तरीके के डायग्राम दिए थे। पहला डायग्राम आपका ये था, दूसरा डायग्राम आपका ये था, और तीसरा डायग्राम आपका ये था। अब हम इन डायग्राम में समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है और किस तरीके से उसने प्रोसेस को इस तरीके से बनाया कि प्रोसेस आपका एडियाबैटिक भी है और आपका साथ ही साथ आइसोएंथैल्पिक भी है। एडियाबैटिक का मतलब आप सिस्टम को हीट नहीं दे रहे हो। अगर आप सिस्टम को हीट नहीं दे रहे हो उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी है। आप सिस्टम को नीचे से हीट मत दो या फिर आप उसके अंदर से हीट बाहर निकालो मत, तो वो चीज़ तो आप कंट्रोल कर लोगे। डी क्यू आपका 0 हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर वो आइसोएंथैल्पिक कैसे हुआ। तो आपके पास यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये आपका पिस्टन है, अंदर आपके पास यहाँ पर क्या भरी हुई, यहाँ पर आपके पास गैस भरी हुई है और यहाँ पर आपके पास पोरस प्लेट है। तो आप इसी को समझ के देखिए, मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा क्या है, ये मेरी पोरस प्लेट है। इस टाइम पे पोरस प्लेट है। एक रीजन मेरा ये रहा, एक रीजन आपके पास ये रहा। गैस कहाँ से जा रही है, गैस जा रही है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में। ये वाला मेरा हाई है, ये वाला मेरा लो है। हाई से लो में जा रही है, इसका मतलब डीपी आपका नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर मेरा पिस्टन है और इसके बीच में यहाँ पर चीज़ मेरी क्या भरी हुई है, यहाँ पर मेरी गैस भरी हुई है, यहाँ पर आपका पिस्टन है। पहली कंडीशन है, पहला डायग्राम है, इधर की तरफ कुछ भी नहीं है, अभी गैस इधर की तरफ नहीं है। तो यहाँ पर आपका पिस्टन है और यहाँ पर आपकी क्या है, गैस भरी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से प्रेस किया, मैंने इसको इधर की तरफ प्रेस किया। मैंने जब तक इसको यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो पोरस प्लेट कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि गैस आपके इधर की तरफ बिल्कुल भी नहीं निकल रही। जब तक मैं इसको यहाँ तक प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ तक प्रेस कर रहा हूँ, तब तक आपकी बिल्कुल भी गैस इधर से इधर ट्रांसफर नहीं हुई, तब तक आपकी गैस इधर से इधर ट्रांसफर नहीं हुई। तो पहले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे किया, उसके बाद एकदम से झटका लगेगा और ये बड़ी हो जाएगी, एकदम से गैस एक्सपेंड हो जाएगी। क्या किया आपने, यहाँ से दबाया, फिर एकदम से झटका लगेगा और ये पूरी की पूरी एक्सपेंड हो जाएगी। आप यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो, फिर एकदम से दबा ऐसे झटका लगेगा और ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो जो मेरा पहला डायग्राम है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ,
उसके अंदर मैं कर रहा हूँ, मैं इस पिस्टन को पीछे से धक्का दे रहा हूँ, मैं इस पिस्टन को यहाँ से पीछे से धक्का दे रहा हूँ, जो आपकी अंदर की तरफ जो गैस है वो पोरस प्लेट की तरफ जाएगी, पोरस प्लेट की तरफ जाएगी, और वो सब की सारी गैस कहाँ हो जाएगी, पोरस प्लेट के, अभी पोरस प्लेट से ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन सारी की सारी गैस पोरस प्लेट के अंदर है। सेकंड डायग्राम में उसने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ये जो मेरा डायग्राम है कैसा है, ये डायग्राम आपका हाइपोथेटिकल है, यानी कि इस तरह की कंडीशन आपकी नहीं बन सकती। ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। सारी की सारी गैस आप पोरस प्लेट के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए इसको क्या कह रहा है, हाइपोथेटिकल है। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, कार्नोट इंजन भी आइडियल नहीं था, तो ये जो आपका सेटअप है ये भी पूरा की पूरा आइडियल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत आइडियली बना लेते हैं। इसने क्या किया, इसने जो आपके अंदर की तरफ गैस थी, पिस्टन ने यहाँ से काम किया, पिस्टन ने काम किया, गैस को कंप्रेस किया। अब इस वाली कंडीशन के ऊपर क्या है, आपकी सारी की सारी गैस पोरस प्लेट के ऊपर है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये एकदम से एक्सपेंड हो गई, उसके बाद ये एकदम से एक्सपेंड हो गई इस वाली रीजन के अंदर। यहाँ पे कौन सा रीजन था मेरा, यहाँ पर था हाई प्रेशर रीजन, यहाँ से आपने दबाया, बाउंड्री के ऊपर आ गई। अब इधर की तरफ कौन सा रीजन है, इधर की तरफ आपका है लो प्रेशर रीजन, एकदम से यहाँ पर ये एक्सपेंड कर गई, एकदम से ये एक्सपेंड कर गई। तो आप ये जो मेरा सेकंड डायग्राम है ये हाइपोथेटिकल है, इसके अंदर जो सारी की सारी गैस है वो कहाँ पर है, सिर्फ आपके पोरस प्लेट के पास है। इसके बाद इसने क्या किया, इसने एकदम से यहाँ से एक्सपेंड कर दिया, एकदम से एक्सपेंड कर दिया, और ये कंडीशन क्या हो गई, आपके यहाँ पर गैस वापस से फिल हो गई। ये जो मेरा रीजन था कैसा था, ये मेरा था हाई प्रेशर रीजन, ये वाला जो रीजन था आपका कैसा था, ये था आपका लो प्रेशर का रीजन। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका डीपी है वो क्या हो गया, डीपी आपका नेगेटिव हो चुका है, राइट। तो अब बात करते हैं कि हमारा वर्क डन क्या होगा दोनों के दोनों काम में। पहला मेरा यहाँ से मैंने इसको दबाया, उसके अंदर वर्क डन किया नहीं, या फिर जो एक्सपेंड हुआ उसके अंदर वर्क डन क्या हुआ। बीच वाला डायग्राम तो आपका हाइपोथेटिकल था, वहाँ पर आपका कोई भी वर्क डन निकल कर नहीं आएगा। तो पहले वाले डायग्राम की बात करते हैं। पहले डायग्राम के अंदर आप क्या कर रहे थे, पहले डायग्राम के अंदर आप पिस्टन को बाहर से दबा रहे थे, पिस्टन को बाहर से दबा रहे थे, यानी कि काम कौन कर रहा था, काम सराउंडिंग कर रही थी, काम सराउंडिंग कर रही थी। पिस्टन को बाहर से दबा रहे हो तो काम सराउंडिंग करेगी। सराउंडिंग किसके ऊपर काम कर रही है, सराउंडिंग काम कर रही है गैस के ऊपर, यानी कि सराउंडिंग काम कर रही है हमारे सिस्टम के ऊपर। अगर हमारा वर्क डन सिस्टम के ऊपर होता है तो वो वहाँ से क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव निकल कर आना चाहिए। तो पॉजिटिव अपने आप निकल कर आ जाएगा। हम जो आईयूपैक दिया गया है वर्क डन इक्वल टू माइनस पीडीवी, उसका यूज़ करेंगे। उसका क्या यूज़ करेंगे, आपका वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी, यानी कि आप यहाँ पर P1 के अगेंस्ट काम करोगे तो आप यहाँ पर इसको P1 लिख सकते हो। क्या किया आपने, इसको P1 लिख दिया, इंटू पे क्या से कहाँ गए, मान लो आप ये स्टार्टिंग के अंदर वॉल्यूम इसका क्या था, गैस का वॉल्यूम 1 था, यहाँ पर आके 0 हो गया, यहाँ पर एक्सपेंड हो गया, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिर से V हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आप V वॉल्यूम से 0 तक गए, V वॉल्यूम से 0 तक गए। मान लो इसका वॉल्यूम स्टार्टिंग का V1 है और बाद में क्या है V2 है, तो आप V1 वॉल्यूम से 0 तक गए, V1 वॉल्यूम से 0 तक गए, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 माइनस V1। V0 आपका क्या है, 0 आपका जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, 0 आपका फाइनल वॉल्यूम है, और ये आपका क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो आप क्या करोगे, माइनस का P इंटू में फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम आपका क्या है, 0 है, इनिशियल वॉल्यूम आपका क्या है, V1 है। तो आपने क्या लिखा, माइनस का P1 इंटू में 0 माइनस का P1, ये आपका हो गया माइनस का P1 इंटू में माइनस का V1, ये हो गया आपका P1 V1। V आपका पॉजिटिव होता है, P आपका पॉजिटिव होता है, तो आपका वर्क डन क्या निकल कर आ गया, अपने आप ही पॉजिटिव निकल कर आ गया, अपने आप ही वो वर्क डन पॉजिटिव निकल कर आ गया। तो आपका पहले वाले डायग्राम में वर्क डन निकल कर आया P1 V1। अब बात करते हैं तीसरे वाले डायग्राम की, क्योंकि दूसरे के अंदर कोई वर्क डन निकलेगा नहीं। ये कैसा था आपका, ये आपका हाइपोथेटिकल था, ये आपका कैसा था, ये आपका हाइपोथेटिकल था, लेकिन उसके अंदर ये दिया हुआ था, जो उसने रिसर्च पेपर दिया था जूल थॉमसन ने, उसके अंदर ये डायग्राम था। और बुक के अंदर आपको सिर्फ एक ही डायग्राम मिलेगा, लेकिन ये जो आपका डायग्राम था ये हाइपोथेटिकल था, तो इसके अंदर कोई भी वर्क डन निकल कर नहीं आएगा। तीसरे डायग्राम के अंदर क्या हुआ है, जो मैंने इधर की तरफ धक्का मारा, पहले मैंने इधर की तरफ क्या धक्का मारा, मैंने गैस को यहाँ से दबाया, उसके बाद ये एकदम से एक्सपेंड करेगी, उसके बाद ये एकदम से एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड कहाँ तक करी, स्टार्टिंग में यहाँ पर वॉल्यूम क्या था मेरा, 0 था, उसके बाद यहाँ तक कितना आ गया, मान लो V2 था, मान लो V2 वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया। स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, वो V2 वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया है। प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया, कितना हो गया, P2 इंटू में V2 हो गया। तो इस वाले केस के अंदर हम फाइनल प्रेशर को, जो आपको फाइनल प्रेशर उसको क्या मान सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर मान सकते हो। तो आपने P एक्सटर्नल क्या लिख दिया, P2 लिख दिया, इंटू में क्या किया, dV क्या हो गया, V2 माइनस 0। फाइनल वॉल्यूम कौन सा है इसके अंदर, V2 है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 0 है। तो आप क्या करोगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल क्या है, V2 है, V इनिशियल क्या है, 0 है। तो आपने क्या किया, माइनस का P2 इंटू में V2 माइनस 0, माइनस का P2 इंटू में V2 माइनस 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंटू में माइनस का P2 इंटू में V2, ये क्या हो गया, माइनस का P2 V2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, माइनस का P2 V2 हो गया। पहले ही डायग्राम के अंदर वर्क डन निकल कर आया P1 V1, दूसरे में निकाल सकते नहीं। तीसरे के अंदर क्या निकल कर आया, तीसरे में निकल कर आया माइनस का P2 V2, माइनस का P2 V2। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा था, यहाँ पर आपकी जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही थी, गैस अंदर से एक्सपेंड हो रही थी, यानी कि काम कौन कर रहा था, काम अंदर से सिस्टम कर रहा था। अगर सिस्टम मेरा काम करेगा, अगर सिस्टम मेरा काम करेगा तो आपके पास वर्क डन नेगेटिव निकल के आना चाहिए था, तो वो आपका यहाँ पर नेगेटिव निकल कर भी आ गया। क्या निकल कर आया, P2 V2 माइनस का निकल कर आया। P
P पॉजिटिव होता है, प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसके आगे आपने माइनस लगा दिया, यानी कि आपका वर्क डन माइनस निकल कर आ गया। तो अब बात करते हैं कि आखिर टोटल वर्क डन क्या है। तो टोटल वर्क डन हो गया आपका ये वाला वर्क डन, पहले के अंदर वर्क डन कितना था और दूसरे के अंदर वर्क डन कितना, यानी कि P1V1 प्लस का प्लस, यानी कि P1V1 प्लस के अंदर माइनस का P2V2, इसको आप लिख सकते हो P1V1 माइनस P2V2। ये आपका निकल कर आ गया टोटल वर्क डन इस सिस्टम के अंदर। बेसिकली जो आपका पहला ये एक्सपेरिमेंट है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट लॉ की ही एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट लॉ की ही एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ को लगा देते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको, फर्स्ट लॉ कहता है dq इक्वल टू du माइनस डब्ल्यू, dq इक्वल टू du माइनस डब्ल्यू। ये मैंने इक्वेशन कहाँ से ली, फर्स्ट लॉ से ली। आप यहाँ पर कह रहे हो कि जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है, एडियाबैटिक है। अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है तो आपका dq क्या हो गया, dq आपका 0 हो गया। तो आपने dq की जगह क्या रख दिया, dq की जगह आपने d0 रखा, 0 इंस्टीट्यूट में क्या हो गया du माइनस डब्ल्यू। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो du इक्वल टू डब्ल्यू, du इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ गई कि जो आपका du है वो w के बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। du आपका क्या हो जाएगा, du हो जाएगा आपका u2 माइनस u1, u फाइनल माइनस u1। मान लो फाइनल का u2 था, इनिशियल का u1 था। वर्क डन आपका क्या निकल आया था, वर्क डन निकल कर आया था P1V1 माइनस का P2V2। फिर आप क्या करो, 1 वाली टर्म को एक साथ लिया, 2 वाली टर्म को एक साथ लिया, तो आपका निकल कर आ जाएगा P1V1 प्लस का u1 इक्वल टू P2V2 इंटू में u2। और आपको पता है कि जो आपका एंथैल्पी होती है, जो आपका H होता है वो क्या होता है, P प्लस में PV प्लस में U, PV प्लस में U, या फिर U प्लस PV बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। H इक्वल टू U प्लस PV होता है। तो P1V1 प्लस U1 क्या हो गया, H1 हो गया। P2V2 प्लस U2 क्या हो गया, H2 हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका H1 है इक्वल टू H2 है, यानी कि जो पहले रीजन के अंदर आपकी एंथैल्पी थी वही एंथैल्पी आपकी बाद वाले रीजन के अंदर निकल कर आई। अगर आपकी एंथैल्पी सेम रही दोनों रीजन के अंदर, इसका मतलब आपका जो DH है वो 0 हो गया। अगर आपका DH यानी कि चेंज इन एंथैल्पी 0 हो गया तो आपका प्रोसेस कैसा हो गया, आइसो एंथैल्पिक हो गया। तो इस तरीके से सेटअप किया हुआ था, जिससे उसने क्या बताया कि जो उसका प्रोसेस था वो आइसो एंथैल्पिक था। गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है एडियाबैटिकली, और वो क्या कह रहा था, गैस आपकी जा रही है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन के अंदर, यानी कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपका dp क्या होने वाला है, dp आपका नेगेटिव होने वाला है। और आपकी जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है एडियाबैटिकली, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर जो है वो मेरा चेंज होगा। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो आप बोल सकते हो ना कि कूलिंग हो रही है कि हीटिंग हो रही है। कूलिंग का मतलब क्या, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर गिर रहा है, हीटिंग का मतलब क्या कि टेम्परेचर एक्सपेंड हो रहा है। तभी तो आप बोलोगे ना, अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाता तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा था। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो आप कैसे वो हीटिंग दिखाती और कैसे वो कूलिंग दिखाती। तो अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट को समझाया। स्टेटमेंट के बाद दोबारा से पढ़ लेते हैं कि आखिर स्टेटमेंट क्या कह रही थी। तो स्टेटमेंट हम दोबारा से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट आपको बता रही है जूल थॉमसन की कि व्हेन ए गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली, गैस को हम एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि आपका DQ क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो एडियाबैटिकली हो रही है एक्सपेंड, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, यानी कि आपका जो DP है वो क्या हो गया, DP आपका नेगेटिव हो गया। द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, यानी कि del T बाय del H, del T बाय del P एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू JT से। तो किसके बराबर हो गया, म्यू JT के बराबर हो गया। तो ये रहा आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, म्यू JT इज इक्वल टू del T बाय del P एट कॉन्स्टेंट H। तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है जूल थॉमसन का। अब हम इस एक्सप्रेशन को निकालना सीखेंगे कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं आइडियल गैस के लिए भी, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं रियल गैस के लिए भी। तो यहाँ से एक बात तो पक्की हो गई है कि जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, एडियाबैटिक भी है और आइसो एंथैल्पिक भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि आखिर हम म्यू JT को कैसे डिटरमाइन करेंगे। हमने जो अभी तक थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा है उसका यूज़ करके ही करेंगे, जितना हम अब तक पढ़ते हुए हैं उसका यूज़ करते ही आप म्यू JT निकाल लोगे। del T बाय del P एट कॉन्स्टेंट आप वहाँ से ईजिली निकाल लोगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने यहाँ पर अलग से लिखी हुई है। पहली चीज़ किसकी पड़ेगी, ये मैंने लिखी हुई है सेकंड थर्मोडायनामिक स्टेट, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या थी आपकी ये आपकी थी del H अपॉन del P एट T, del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T इक्वल टू माइनस का T इंटू में del V अपॉन del TP प्लस का V। ये आपकी थी सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये मैंने आपको वहाँ पर लिखवा सेकंड कराई भी थी, आपको मैंने वहाँ पर इसको याद भी कराया था किस तरीके से आप इसको निकालते हो। आपको del V अपॉन del T निकालना तो आता है, आपको आइडियल के लिए तो राइट वैल्यू पता है, आपको रियल के लिए निकाल लोगे। अगर आपके पास रिड्यूस फॉर्म ऑफ वंडरवॉल है उसके लिए भी आप इस चीज़ को निकाल लोगे। अगर आप इस चीज़ को निकाल लोगे दैट मीन्स आप del H बाय del P एट
कांस्टेंट टी को भी निकाल लोगे। आइडियल के लिए मेरी क्या वैल्यू होती है, आइडियल की तो मेरी जीरो होती है। आइडियल के लिए आपकी पहली थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी जीरो होती है और सेकंड भी जीरो होती है, यानी कि आपका डेल यू अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू वो भी जीरो होता है, और दूसरा क्या है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू ये भी आपका जीरो होता है। तो दोनों ही दोनों आपका क्या होते हैं, जीरो होते हैं। उसके बाद रियल के लिए मैंने आपको कहा था निकाल कर देखिएगा, आपकी वैल्यू निकल कर आती है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू बी माइनस में 2a अपॉन आर टी, बी माइनस में 2a अपॉन आर टी। तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और आपको ये भी पता है कि जो आपका डेल एच होता है, जो आपका डी एच होता है, वो क्या होता है, वो तो आपका एन सी पी डी टी होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो मैं डी को किस में चेंज कर दूंगा, डी को मैं चेंज कर दूंगा डेल के अंदर, मैं क्या लिख दूंगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट है इक्वल टू क्या हो गया एन इंटू में सी पी, डी किस में चेंज कर दूंगा, डेल टी के अंदर क्या लिख दूंगा, कांस्टेंट प्रेशर है। इसको आप इधर लिया तो क्या लिख सकते हो, डेल एच अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया एन सी पी हो गया। अगर मेरा एन 1 मोल है तो क्या हो गया ये डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू क्या हो गया सी पी हो गया। मैंने कहाँ से निकाला, डेल एच इक्वल टू क्या एन सी पी डी टी, डी यू इक्वल टू क्या एन सी पी डी टी। ये सब फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, और जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उन सभी का यूज़ होगा। तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उन सबको अच्छे से याद रखो, दिमाग के अंदर बार बार बोल बोल के उसको याद कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट के अंदर कि जो आपका एंथैल्पी है वो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इन लोगों ने वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, और एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर वॉल्यूम को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। आप कैसे किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा दोगे, कैसे किसी चीज़ का वॉल्यूम कम कर दोगे, लेकिन हाँ टेम्परेचर और प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हो। और आपको पता भी है जो आपका एंथैल्पी होता है वो फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर का होता है और प्रेशर का होता है। पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग इन्हीं चीज़ों को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को करेंगे और प्रेशर को करेंगे। तो जो आपका एच है वो किसका फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ टी इंटू में पी हो गया। यहाँ से आपने क्या लिखा, कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा, डी एच क्या एक बार एच का टी के साथ, एक बार एच का टी के साथ इंटू पी कांस्टेंट इंटू डी टी, एक बार एच का पी के साथ। जब मैं पी के साथ करूँगा तो आपका टी कांस्टेंट इंटू में डी पी, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी है, ये तो ये मेरा ये रहा, ये तो किसके बराबर है, ये तो सी पी के बराबर है। तो आपने क्या किया, इसकी जगह दिया, इसकी जगह आपने लिख दिया सी पी इंटू में डी टी प्लस का क्या डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, इसको आपने एज इट इज लिख दिया। ये क्या आपके सामने क्या हो गया, डी पी हो गया। तो अगर आपको डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी निकालना आता है, यानी कि अगर आपको सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी आती है, तो आपको उस इक्वेशन ऑफ स्टेट से अगर आपको निकालनी आती है तो आपको डी एच भी निकालना आता है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को याद करना सीखो कि आपको कुछ भी चीज़ निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिएगी। आपको चाहिएगी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू, आपको चाहिएगी थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू, तो उनको तो आप एज इट इज़ याद कर लो। आइडियल गैस के लिए तो याद ही कर लो, वंडरबॉल के लिए गैस के लिए भी याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट याद करोगे तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम कह रहे थे कि जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, आइसो एंथैल्पिक है, यानी कि आपका एच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस फर्स्ट रीजन के अंदर भी वही रहेगा, सेकंड में भी क्या रहेगा, वही रहेगा। एच आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब जो डी एच है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा जीरो हो गया। मैंने डी एच को यहाँ पर क्या रख दिया, डी एच को मैं यहाँ पर जीरो रख दूंगा। जीरो इक्वल टू क्या हो गया, सी पी इंटू में। अब यहाँ मैंने क्या किया, आपने यहाँ पर एच को कांस्टेंट पुट किया। अगर आपने एच को कांस्टेंट पुट किया तो आपका जो डी है वो डेल में चेंज हो जाएगा, और जिसको आपने कांस्टेंट पुट किया उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डी टी के मैंने क्या लिख दिया, डेल टी लिख दिया इंटू में एच प्लस का क्या, प्लस का जो आपका डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी था इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। जो इंटू में क्या था, डी पी से मैंने क्या लिखा, डेल पी अपॉन में डेल पी इंटू में एच आपका यहाँ पे मैंने क्या किया, कांस्टेंट डिफाइन किया है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं इसको एक साइड ले आऊँगा, सी पी बाई डी टी को आपका क्या हो गया, इक्वल टू माइनस का डेल एच अपॉन डेल पी टी इंटू में डेल पी इंटू में एच हो गया। फिर आप क्या करो, आप इंटू में डेल पी जो आपका है डेल पी एट कांस्टेंट एच, इसको कहाँ ले आओ, डी टी के नीचे ले आओ, उसको कहाँ ले आओ, डी टी के नीचे ले आओ, और सी पी को कहाँ ले आओ, सी पी को आप इधर ले आओ। तो आपका क्या निकल कर आ गया, आपका निकल कर आ गया डेल टी अपॉन डेल पी एच इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी पी इंटू डेल एच अपॉन डेल पी इंटू में टी। लास्ट में मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, आपको वो चार्ट याद रखना है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही है। कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट याद है तो आपको सब कुछ याद है, टेंशन की बात नहीं है। मैं बस आपको प्रूफ करा रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही है। आपको लास्ट में बस एक चार्ट याद रखना है, वो आराम से याद हो जाएगा। तो ये आपके पास निकल कर आ गया। हम आपसे क्या कह रहे थे, ये तो आपका म्यूजेटी है, डेल टी अपॉन डेल पी एट एच, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका म्यूजेटी है। सो क्या बोलते हो, आइसो एंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट। आइसो एंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट। आइसो एंथैल्पिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर एच है वो कांस्टेंट है। अब जूल थॉमसन ने इसको भी नाम दिया, जो साइड में लिखा हुआ है ना डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, उसने इसको भी नाम दिया। इसको उसने बोला फाई जे टी। उसने क्या बोला, फाई जे टी, फाई जे टी, फाई जे टी, फाई जे टी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल
क्योंकि आपका यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, तो आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोफिशिएंट डायरेक्ट पूछा गया है गेट के अंदर, रिलेशन बिटवीन फाई टी और म्यू जे टी। तो हल्के में मत लेना इसके कोई भी पार्ट को, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के किसी भी पार्ट को हल्के के अंदर मत लेना, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर और पूछेगा पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है। अगर किसी चीज़ की एप्लीकेशन बहुत बड़ी होती है दैट मीन्स वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में जो जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर थर्मो पढ़ रहे हैं। जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। गेट के अंदर डायरेक्टली पूछा गया था कि म्यू जे टी और फाई जे टी का रिलेशन क्या है, आपको वहाँ पर सीधा लिखना था म्यू जे टी इजकल टू -1/CP इंटू में फाई जे टी। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस को पूछता है, आपको हर चीज़ को पता होना चाहिए। आपको तो लेकिन यही नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर इसको कोफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ, कांस्टेंट क्यों नहीं बोल रहा। कोफिशिएंट और कांस्टेंट के अंदर एक अंतर होता है, क्या अंतर होता है वो आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कांस्टेंट के अंदर और कोफिशिएंट के अंदर अंतर क्या है। मान लीजिए कि आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, और ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रियल गैस इक्वेशन की, यानी कि वंडर वॉल इक्वेशन की। तो वो क्या होती है, वो होती है P/AN² इंटू में V - B = RT, n का क्या कर दो 1 कर दो आप, ठीक है। तो आप देखो आइडियल गैस के इक्वेशन के केस के अंदर भी जो आपका R है वो क्या है, R ही है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। आइडियल गैस के लिए भी उसकी वैल्यू R रहती है, रियल गैस के लिए भी उसकी वैल्यू क्या रहती है, R ही रहती है। यानी कि इक्वेशन ऑफ गैसीय स्टेट के बदलने से आपकी कोई वैल्यू कांस्टेंट ही रह गई तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कांस्टेंट बोलता हूँ। अगर मेरी इक्वेशन ऑफ स्टेट के बदलने से कोई चीज़ मेरी वैल्यू मेरी सेम रहती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कांस्टेंट बोलता हूँ। लेकिन अगर आप del T/H देखो, del T/H देखो, ये तो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टी का फंक्शन रखना पड़ेगा। टी का आपने फंक्शन रखोगे, उसके बाद उसको पार्शियल डेरिवेट करोगे पी के रिस्पेक्ट में। तो एक बार आप फंक्शन लोगे पी का यहाँ से आइडियल गैस से, और एक बार आप लोगे रियल गैस से, तो आपका del P/T रियल के लिए अलग निकल कर आएगा और आइडियल गैस के लिए अलग निकल कर आएगा। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू इक्वेशन ऑफ गैसीय स्टेट के चेंज करने से चेंज करती है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट जो हमने पढ़े थे, यहाँ पे हमने अल्फा पढ़ा था, बीटा पढ़ा था, गामा पढ़ा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आइडियल गैस के लिए अलग निकल कर आती है, रियल गैस के लिए अलग निकल कर आती है, रिड्यूस वंडरवॉल गैस के लिए अलग निकल कर आती है। इक्वेशन चेंज होते ही उसकी वैल्यू बदल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट ना चेंज हो और आपकी वैल्यू सेम रहे, जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कांस्टेंट और कोफिशिएंट के अंदर। तो आपको ये म्यू जे टी और फाई जे टी का रिलेशन पता होना चाहिए। म्यू जे टी को क्या बोलते हैं, म्यू जे टी को बोलते हैं आइसोएंथैल्पिक जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, और फाई जे टी को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। आइसोथर्मल इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोएंथैल्पिक इसलिए क्योंकि उसका H कांस्टेंट है उस वाले केस के अंदर। तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर याद क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है म्यू जे टी इजकल टू क्या, del T/H। ये तो कहाँ से आपको पता है, ये तो आपको स्टेटमेंट से पता है। उसके बाद अभी आपने कहा ये तो आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, म्यू जे टी है। उसका पता आपको पता है कि म्यू जे टी के अंदर और फाई जे टी में रिलेशन क्या होता है, -1/CP। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फाई जी टी, ये आपका क्या है, CP है, ऐसा कैसा है, माइनस ये आपका CP ऐसा गिवन ही है। और उसका आपने क्या, ये आपकी चीज़ क्या निकल कर है, del H/del क्या है, ये आपका सेकंड थर्मोडायनामिक है, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जहाँ पे आपने del H/del निकाला था। पहली क्या थी, del U/del थी, वो आपने पहले निकाली थी। सेकंड क्या है आपकी, del H/del है। आपने इसकी वैल्यू को वहाँ पर भी याद किया था, क्या निकल कर आई थी, ये निकल कर आई थी T इंटू में del V/del P माइनस का V, ये आपने वहाँ पर भी देखा था। आइडियल गैस इक्वेशन के केस के अंदर आपका del V/del 0 होता है। आपका del V/del क्या होता है, del V/del आपका होगा NR/P होगा वहाँ पर। तो अगर मैं इसको N को यहाँ से हटाऊँ तो क्या हो जाएगा, R/P हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया, RT हो गया। RT को आप PV लिख सकते हो, P से P कट जाएगा तो V - V क्या हो गया, 0 हो गया। आपने यहाँ पर बोला भी था कि थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस के लिए क्या होती है, 0 होती है, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आपकी वैल्यू 0 होगी। अगर ये 0 होगी तो मतलब आपका म्यू जे टी भी 0 होगा। तो म्यू जे टी आइडियल गैस के लिए क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं कि जो रिलेशन मैंने ऊपर लिखे हुए इनको याद कैसे करें। इनको याद करने के लिए आपके पास तरीका है, कौन सा तरीका है, साइक्लिक रूल है। आपको सिर्फ सर्कल के ऊपर TPH लिखना है, आपको सर्कल के ऊपर TPH लिखना है, और आपको सारे के सारे जो यहाँ लिखा हुआ है आपको याद हो गया।
कैसे याद हो गया देखो, अगर आपने यहाँ पर टी पी एच लिख दिया, टी पी एच आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइक्लिक रूल का अप्लाई करना है, यानी कि एक बार टी का पी के साथ, फिर पी का एच के साथ, फिर एच का टी के साथ, यानी कि आपको करना है पहले क्या, आपको करना है पहले सबसे पहले आपको करना है टी का पी के साथ, तो डेल टी अपॉन डेल पी, एट जो बच गया हो गया कॉन्स्टेंट एच, उसके बाद पी का एच के साथ डेल पी अपॉन डेल एच, कोई बच गया वो कॉन्स्टेंट, उसके बाद क्या एच का टी के साथ डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू क्या मेरा -1। ये आपका क्या होता है, ये आपका साइक्लिक रूल होता है। हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था पीवीटी के केस के अंदर भी, पीवीटी के केस के अंदर भी हमने इस चीज़ को लिखा था। तो आप यहाँ पर एचटीपी के केस के अंदर भी इसको लिख सकते हो। आपको गोला बनाना है, साइक्लिक रूल को अप्लाई करना है और यहाँ से क्या लिखना है, आपको ये लिख देना है। उसके बाद आपको पता है क्या, डेल टी अपॉन डेल पी एट एच क्या होता है, ये तो आपका म्यू जे टी होता है, ये तो आपको पता ही है। किससे पता है, स्टेटमेंट से पता है। उसके बाद आप इसको ऐसे कैसे लिख दो, डेल पी अपॉन डेल एच एट टी है, इस तरीके से लिखा रहने दो। डेल एच अपॉन डेल टी एट की क्या हो गया, आपका सी पी हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो आपका डी एच है वो क्या होता है, सी पी डी टी होता है। डी एच आपका सी पी डी टी होता है, डी एच अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। प्रेशर को मैं कॉन्स्टेंट यहाँ पर डिफाइन होता है, क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन में डेल एच अपॉन में यहाँ पर टी आएगा, डेल एच अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या हो गया आपका सी पी हो गया। तो मैंने यहाँ पर डेल एच अपॉन डेल टी को क्या कर दिया, सी पी रख दिया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप इस चीज़ को इधर म्यू जे टी को इधर रख लो और इसको क्या कर दो, उधर की तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर इसके नीचे की तरफ आएगा -1 के, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। तो -1 अपॉन सी पी नीचे कर दिया, ये क्या कर दिया आपने यहाँ पर, ये नीचे कर दिया। उसके बाद डेल्टा एच को आप ऊपर ले आओ, क्या हो गया आपके पास, म्यू जे टी इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, यानी कि आपने जूल थॉम्सन कोफिशिएंट और थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बीच में रिलेशन निकाल दिया। अगर आपको सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को एक्सपेंड करना आता है तो आपको म्यू जे टी को भी एक्सपेंड करना आता है। अगर आपको उसकी वैल्यू पता है तो आपको म्यू जे टी की भी वैल्यू पता है। अगर आपको म्यू जे टी की वैल्यू पता है तो आपको ये पता है कि आपकी गैस कूलिंग से आपकी गैस लिक्विफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता है, कहाँ से, सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से। तो जो भी हम अब तक पढ़ चुके हैं उन सभी का यूज़ करने वाले हैं आगे जाकर भी। कार्नोट साइकिल के अंदर सारे के सारे वर्क डन को भी देखेंगे। वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक के अंदर, आइसोथर्मल के अंदर, तो हर चीज़ की आगे जाके एप्लीकेशन आएगी। डायरेक्टली वो आपसे वर्क डन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आपसे जो हमने पहले जो पार्ट पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स का, उससे डायरेक्टली चाहे क्वेश्चन एक दो तो आएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा उन पार्ट से भी। लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर भी पीछे वालों का ही यूज़ है। तो बेसिक्स हर जगह आएंगे, आपको पीछे का सारा पार्ट याद होना चाहिए। ऑन टिप्स आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या आपकी होती है, क्या आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए डीपीओ आप कंप्लीट डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, आपको पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है आइडियल गैस का, आपको पता होना चाहिए कैसे उसको कैलकुलेट करते हो, आपको पता होना चाहिए अल्फा क्या है, आपको पता होना चाहिए बीटा क्या है, गामा क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यूलर थ्योरम से आप कैसे स्टेट फंक्शन प्रूव करते हो। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, फर्स्ट वाली भी याद होनी चाहिए, सेकंड वाली भी याद होनी चाहिए, कैसे आप उसको कैलकुलेट करते हो आपको वही पता होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़े थे हीट कैपेसिटी, आपको वही पता होना चाहिए, आपको हीट कैपेसिटी रिलेशन पता होना चाहिए, आपको सीपी माइनस सीवी की नो रिलेशन याद होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, वर्क डन भी हमने पढ़ा है, आपको वर्क डन के सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, आइसोथर्मल के लिए भी आइडियाबैटिक के लिए भी। तो सारी की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं कनेक्ट करते हुए हर एक चीज़ को, आपको सारी की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आज हम यूज़ कर रहे हैं उसको जूल थॉम्सन में, कल हम परसों हम उसे यूज़ करेंगे कार्नोट साइकिल के अंदर। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे। 2 लेक्चर के अंदर हम लोग जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को खत्म करेंगे, आराम से इसको भी पढ़ेंगे। तो आपने जो रिलेशन है इसको भी आपने आराम से याद कर लिया। तो आपको क्या क्या याद करना है, आपको याद करना है कि जो आपका म्यू जे टी है वो आपका डेल टी अपॉन डेल पी एच होता है। ये आपको वहाँ से पता, ये आपको पता मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। उसके बाद आप डेल टी अपॉन डेल पी एच को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइक्लिक के रूल से। उसके बाद आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करोगे। इसको कैसे करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि आपको डेल एच अपॉन डेल पी टी की वैल्यू तो पता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। और इसकी वैल्यू अगर आप भूल जाओ कैसे निकालोगे, आप मैक्सवेल का स्क्वायर का यूज़ कर लो, मैक्सवेल बाउंड स्क्वायर का यूज़ कर लो। कैसे निकालोगे यहाँ से, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड क्या कर रहे थे वो, हे गॉड ए यू। उसके बाद वो क्या करना है, उससे पहले डी एच का लिखना है, डी एच को आप लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसको डिवाइड कर देना, किससे, डी पी से डिवाइड कर देना। उसके बाद सिस्टम के अंदर टी ओ कॉन्स्टेंट कर देना, तो आपकी वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इस पार्ट को, पूरे पार्ट को विद इन 30 सेकेंड डिराइव भी कर सकते हो, अगर आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो। इसीलिए मैं बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जब हम तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट JRF केमिकल साइंस की। अब एग्ज़ाम इनके आसान नहीं रहे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आपको बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से आपकी वैल्यूज़ निकल के आ रही है, कैसे वो वैल्यू मेरी पीछे वाले से कनेक्ट हो रही है। आपको उसको कनेक्शन को भी याद रखना है, ताकि अगर आप भूल जाओ तो आप उसको कनेक्ट करके वापस से लिख भी सको। कहीं आप बोलो कि यार मैं पढ़ के तो क्या था जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, लेकिन मेरे को वहाँ पर म्यू जे टी किसके बराबर होता है मेरे को याद नहीं आया, डेल एच अपॉन डेल पी था कि डेल पी अपॉन डेल एच था।
आप वहाँ पर ये चीज़ भूल गए। लेकिन अगर आपको पता होगा आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, तो आप वहाँ पर आराम से इसको डिराइव भी कर लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद आपको याद करना है कि जो आपका म्यू जेटी है वो जीरो होता है आइडियल गैस के लिए। जीरो क्यों होता है? जीरो यूँ होता है क्योंकि आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट जीरो है, आपका डेल एच अपॉन डेल पी टी जीरो है। अगर ये आपका जीरो है तो आपका डेल टी अपॉन डेल पी एच जीरो है। अगर ये आपका जीरो है तो आपका म्यू जेटी जीरो है। अगर आपका म्यू जेटी जीरो है, इसका मतलब ना तो वो गैस कूलिंग कर रही है ना तो वो हीटिंग कर रही है। इसका मतलब आप आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। आइडियल गैस कोई होती ही नहीं है तो लिक्विफाई करने की हमें ज़रूरत ही क्यों है? और आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो आप उसको लिक्विफाई कैसे करोगे? गैस के अंदर तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जब वो लिक्विफाई होते हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स के पास आना पड़ता है, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये पास कैसे आएंगे? तो आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते और आइडियल गैस जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। अब बात करते हैं रियल गैस की, वंडरवॉल गैस की। तो वंडरवॉल गैस के लिए आपको जो म्यू जेटी होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन में Cp इंटू में 2A अपॉन RT माइनस बी। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ रहे थे, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि वंडरवॉल गैस ऑफ इक्वेशन, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए आपका डेल एच अपॉन डेल पी टी क्या होता है? 2A अपॉन RT माइनस का B होता है। मैंने आपको वहाँ पर ये चीज़ें बता रखी हैं, आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आप इस वाली वैल्यू से डेल वी अपॉन डेल टी निकालो, डेल वी अपॉन डेल टी पी निकालो, यहाँ वैल्यू को पुट करो, इस एक्सप्रेशन में खोलो, आपका ये निकल कर आ जाएगा। 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर निकल कर आ जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात है भी नहीं। अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। किसका कंसेप्ट? इन्वर्जन टेम्परेचर का कंसेप्ट। तो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि आपका इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स आइडियली, यानी कि आपका एक वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो आपकी आइडियल, जो आपकी रियल गैस है वो आइडियली बिहेव करने लग जाए। आप इसको इस तरीके से बोल लो, या फिर आप बोलो द टेम्परेचर एट विच म्यू जेटी बिकम्स जीरो इन म्यू जेटी इक्वेशन ऑफ वंडरवॉल गैस। ये जो आपका म्यू जेटी था वंडरवॉल गैस के लिए, यानी कि रियल गैस के लिए, ये जो आपका म्यू जेटी देखो आइडियल के लिए क्या होता है? आइडियल के लिए आपका जीरो होता है, लेकिन रियल गैस के लिए जीरो नहीं होता। और आप कह रहे हो कि इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर आपकी रियल गैस आइडियली बिहेव करने लग जाए, यानी कि जो आपका रियल गैस के लिए जो म्यू जेटी था वो भी क्या हो जाए? वो भी जीरो हो जाए, यानी कि आपका 1 अपॉन Cp इंटू में 2A अपॉन RT माइनस बी जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा? जब आपका टेम्परेचर क्या होता है? इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है नीचे, यानी कि आपका म्यू जेटी जीरो हो जाए। म्यू जेटी फॉर वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ गैस स्टेट से हम जो म्यू जेटी निकाल रहे थे, जो उसका एक्सप्रेशन था वो आपका जीरो हो जाए, यानी कि आपकी गैस जो है वो आइडियली बिहेव करने लग जाए। वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर करती है? वो इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर करती है। मैंने टी की जगह क्या लिखा? टी की जगह मैंने TI लिख दिया, यानी कि TI के ऊपर, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर आपका म्यू जेटी जीरो हो जाता है। तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब Cp तो आपका जीरो हो नहीं सकता। Cp आपका जीरो क्यों नहीं हो सकता? Cp क्या होता है? Cp आपका होता है हीट कैपेसिटी, यानी कि सिस्टम को आप जितनी हीट दे रहे हो उसके, यानी कि आपको सिस्टम का टेम्परेचर को चेंज करना है। जितना चेंज हुआ, जितना आपने हीट दी, यानी कि आपको सिस्टम का टेम्परेचर को चेंज करना है, T1 से T2 तक ले जाना है, आप इसको हीट दे रहे हो। तो Cp क्या होता है? dQ अपॉन में dt, dQ अपॉन में dt, जितनी आपने हीट दी उस हीट से जितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसका रेशो, तो वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। आपको अगर हीट देनी पड़ेगी तो आपकी dQ की कोई वैल्यू रहेगी और dt की कोई वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स आपका Cp कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और अगर लेकिन उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि Cp आपका इनफाइनाइट हो सकता है। मैंने जब फीचर्स पढ़े थे हीट कैपेसिटी के, मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि हीट कैपेसिटी जीरो नहीं हो सकती लेकिन इनफाइनाइट हो सकती है। तो इस केस के अंदर वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि जो आपका Cp है वो जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता, अगर आपका Cp जीरो नहीं हो सकता तो 1/Cp जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके इसको जीरो होना पड़ेगा, 2A अपॉन RTI माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? इसको मैंने जीरो रख दिया, फिर मैंने क्या किया? बी को इधर ले आया, 2A अपॉन में RTI इंटू में बी। यहाँ से मैंने क्या लिखा? जो आपका TI है वो क्या हो गया? जो आपका TI है यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर है वो क्या हो गया? 2A अपॉन में RB हो गया। जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते रहते हो अभी तक इन्वर्जन टेम्परेचर का, तो वो हमने डिराइव किया कहाँ से? जूल थॉमसन कोफिशिएंट से डिराइव किया। किसका? इन्वर्जन टेम्परेचर के कांस्टेंट को। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही पढ़ते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट से। कल के लेक्चर के अंदर, यानी कि जब हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी गैस कब कूलिंग करती है, म्यू जेटी की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैसे वैल्यू होती है। एक चार्ट बनाएंगे, आपको लास्ट में वो चार्ट याद रखना है। आज की क्लास के लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए? आज की क्लास तक के लिए आपको सिर्फ ये तो चीज़ याद करनी है जो डब्बे के अंदर बना रखी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि म्यूजेटी की स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको म्यूजेटी की स्टेटमेंट पता है, अगर आपको जूल थॉमसन कोफिशिएंट की, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट पता है, तो वहाँ से तो आप म्यूजेटी डायरेक्ट लिख दोगे। क्या होती है वो? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। तो वहाँ से आपने एक्सप्रेशन को लिख दिया। इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे इसको आप करोगे विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक रूल। आप इसको भी याद कर सकते हो। ये मेरी क्या है? ये मेरी है सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर आपको वो उसकी वैल्यू पता है तो आप इसको यहाँ से इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। आइडियल गैस के लिए तो आपकी यही 0 होती है, तो आप यहीं से कैलकुलेट कर लेना। आइडियल गैस के लिए क्या होती है? 0 होती है। 0 होती है तो क्या हो गया? आपका म्यूजेटी 0 हो गया। वंडर वॉल के लिए आपको dH/ΔH/ΔP की डायरेक्ट वैल्यू पता है, कहीं की पुट कर दो। क्या होती है वो? 2A/RT - B होती है। अगर आपको रियल ना दे, अगर आपको वंडर वॉल गैस ना दे, आपको आइडियल गैस ना देती है, तब भी आप बता पाओगे म्यूजेटी? हाँ, तब भी आप बता पाओगे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आप ΔV/ΔT को कैसे निकालते हो। आपको तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है। अगर आपके पास कोई और इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी पीवीटी के अंदर, जैसे कि मान लो PV = nRT ना हो, P + AN² V × nRT ना हो, आपके पास कोई और इक्वेशंस हो, NTA वाले अपनी तरफ से कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट दे दें, तो आप उसका म्यूजेटी कैसे निकालोगे? आपको तो निकालना आता है, क्योंकि आपको तो सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी आती है। उसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? उसको निकालने के लिए आपको चाहिए ΔV/ΔT एट कांस्टेंट P, यानी कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना आता है अगर आपको इक्वेशन दी गई हो, तो इक्वेशन तो वो देगा। अगर वो आपको इक्वेशन देगा तो आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लोगे। पार्शियल अगर आप ΔV/ΔP, अगर आप ΔV/ΔT एट P निकाल लोगे तो आप इस चीज़ को निकाल लोगे। अगर आप इस चीज़ को निकाल लोगे तो आप म्यूजेटी को भी निकाल लोगे। आप रियल के लिए निकाल सकते हो, आप वंडर वॉल के लिए निकाल सकते हो, और आप किसी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए निकाल सकते हो। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जब मैं नया लेक्चर अपलोड करूं। वैसे तो मैं डेली 9 AM को आपको नया लेक्चर दे रहा हूं। अगर मैं कभी 2 लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा दिन के अंदर, अगर बन पाएंगे तो, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट भी कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो भी कमेंट कर दीजिए, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे, ताकि मैं आपकी थोड़ी सी और एनर्जी के अंदर लेक्चर को बनाना शुरू कर दूं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।